हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 6 टू सेक्शन 11 का कवर करेंगे एमपीसीजी एग्जाम्स को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 फ्रेंड्स कहता है अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। तो इस एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत रहते हुए कोई भी पर्सन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट ना तो क्लेम करेगा और ना ही रिसीव कर सकता है। यदि ऐसा कोई एग्रीमेंट है भी जो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा पे करने का एग्रीमेंट है, तो ऐसे एग्रीमेंट के होते हुए भी कोई पर्सन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा का जो रेंट है वो क्लेम नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता। ये कहता है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट, रिन्यूअल और कंटिन्यूंस ऑफ द टेनेंसी और सब टेनेंसी ऑफ एनी अकोमोडेशन claim or receive the payment of any sum as a premium or purgly, or claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind in addition to the rent, or except with the previous permission of rent controlling authority, claim or receive the payment of any sum exceeding 1 month's rent of such accommodation as rent in advance। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो टेनांसी या सब टेनांसी ग्रांट करने के लिए, टेनांसी या सब टेनांसी को रिन्यू करने के लिए, या टेनांसी और सब टेनांसी को कंटिन्यू करने के लिए स्टैंडर्ड रेंट से अधिक कोई भी सम को क्लेम और रिसीव नहीं करेगा एज ए प्रीमियम या पगड़ी। ठीक है, except with the previous permission of the rent controlling authority, claim or receive the payment of any sum exceeding 1 month's rent of such accommodation as rent in advance। ठीक है, ना ही कोई व्यक्ति 1 महीने से अधिक का किराया एडवांस के रूप में लेगा। ठीक है, नो पर्सन, ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि टेनांट या किसी और पर्सन के लिए भी ये लॉफुल नहीं होगा कि वो टेनांसी को छोड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन मांगे लैंडलॉर्ड से, या फिर टेनांसी को ट्रांसफर करने के लिए, या टेनांसी का असाइनमेंट किसी और को करने के लिए किसी टाइप का कंसिडरेशन लैंडलॉर्ड से मांगे, ये भी लॉफुल बात नहीं होगी। तो जैसे सबसेक्शन 1 और 2 में लैंडलॉर्ड कुछ अनलॉफुल क्लेम नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता, वैसे ही सबसेक्शन 3 में छोड़ने के लिए, स्थान को छोड़ने के लिए टेनांट भी कुछ अनलॉफुल चार्ज क्लेम या रिसीव नहीं कर सकता। अब इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 ये कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां पर किसी अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने की बात आ रही है, और वहां पे ये डील हुई है कि फाइनेंस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद वहां पे रहने के लिए टेनांट को या टेनांट के ही किसी फैमिली मेंबर को वो प्लेस दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लैंडलॉर्ड है वो टेनांट से एडवांस पेमेंट ले सकता है। पर ये जो एडवांस पेमेंट ली जाएगी, ये प्रोविजो ये बोलता है कि ये 5 साल के किराए से ज्यादा नहीं होगी, और वो 5 साल के किराए के रूप में एडवांस में माना जाएगा। सबसेक्शन 5 हमें ये बताता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसेक्शन 4 हमें ये बोलता है कि किसी भी अकोमोडेशन को फाइनेंस करना है, किसी भी अकोमोडेशन का कंस्ट्रक्शन करना, और इस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए लैंडलॉर्ड टेनांट से पैसे ले सकता है एडवांस में, और ये जो पैसे वो लेगा उसमें ये शर्त होगी कि हम फाइनेंस करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन, पर जब ये आपका कंस्ट्रक्शन होके तैयार हो जाएगा तो ये रहने के लिए हमें टेनांट के रूप में या टेनांट के फैमिली मेंबर को ही दिया जाएगा। जिसने फाइनेंस किया उसे टेनांट के रूप में या उसके फैमिली मेंबर को ही वो प्लेस दिया जाएगा। ये एक डील होगी, एक एग्रीमेंट होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंस किया जाएगा कंस्ट्रक्शन। और ये अमाउंट कितना होगा? ये 5 साल के किराए से अधिक नहीं हो सकता। मतलब 5 साल के रेंट के बराबर जो राशि है, ये आप किसी कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए एडवांस पेमेंट कर सकते हो। अब सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि कोई भी पेमेंट जो आपने किसी कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए लैंडलॉर्ड को दे दी, वो एक एडवांस पेमेंट रेंट की समझी जाएगी। मतलब आपको फिर बाद में जब कंस्ट्रक्शन होके तैयार हो गया और आप अकोमोडेशन में एज टेनेंट रहने आ रहे हो, तो आपको फिर से किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 साल का किराया ऑलरेडी एडवांस के रूप में उस कंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए दे चुके हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड रेंट से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट क्या है? तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि जहां पे कोई रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फिक्स किया है
इस अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के पहले जो भी रिपील्ड एक्ट था, उस रिपील्ड एक्ट के अंतर्गत यदि कोई एनुअल रेंट या फिर फेयर रेंट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फिक्स किया है, तो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया गया वो एनुअल रेंट और फेयर रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ये हो गई तब की बात जब अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हुआ है। दूसरा सबसेक्शन ये बोलता है कि जहां पे कोई अकोमोडेशन था जो 1 जनवरी 1948 के पहले लेट आउट किया जा चुका था, मतलब किराए पर दिया जा चुका था, तब उस स्थिति में उसका जो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर है, उस म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में जो भी रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट फिक्स किया गया है, वो रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट या फिर जो 1 जनवरी 1948 को किराए के रूप में राशि उससे ली जा सकती थी, वो स्टैंडर्ड रेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई अकोमोडेशन है जिसको 1 जनवरी 1948 के पहले अगर किराए पे दिया गया है, तो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में उसका जो भी एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स किया गया है उसको स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे, या यदि ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया है तो 1 जनवरी 1948 की डेट पर जो भी किराया उससे लिया जा सकेगा वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन ये बोलती है सबसेक्शन 2 में कि जहां पे कोई भी अकोमोडेशन जो 1 जनवरी 1948 के पहले किराए पर नहीं दिया गया, नॉट लेट आउट है, तो ऐसे में म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में उसका जो भी किराया शो किया गया है वो किराया, या फिर जो 1 जनवरी 1948 की डेट में लिया जा सकता है वो किराया, इनमें से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। ठीक है, अब ये हमने सबसेक्शन 2 में 2 कैटेगरी पढ़ ली। अब इन 2 कैटेगरी में ये भी है कि आप इस स्टैंडर्ड रेंट को कुछ हद तक इंक्रीज कर सकते हो। कितना इंक्रीज कर सकते हो, तो यदि वो अकोमोडेशन रेसिडेंशियल या एजुकेशन पर्पज से यूज हो रहा है तो उसमें 35% तक का इंक्रीज कर सकते हो, और यदि वो अकोमोडेशन अदर पर्पज से यूज हो रहा है तो उसमें 70% तक का आप इंक्रीज कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 का ही पार्ट सी है। पार्ट सी ये बोलता है कि जब 1 जनवरी 1948 को वो लेट आउट किया गया था प्लेस, और उस समय कोई भी उसका म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगता था, और बाद में उस अकोमोडेशन पे कुछ म्युनिसिपल टैक्स लगना शुरू हो गया है, तो उस म्युनिसिपल टैक्स के अमाउंट के बराबर जो इंक्रीज है वो स्टैंडर्ड रेंट में किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उस समय म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगता था और अब म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है, तो उस म्युनिसिपल टैक्स के अमाउंट के बराबर जो राशि है वो इंक्रीज की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट द increase specified in paragraph A and B shall be permissible only if accommodation kept in the good and tenable repairs। अब यहाँ भी ये बोला गया है कि सबसेक्शन 2 में हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी ए और बी में। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी कि वो 1 जनवरी 1948 के पहले लेट आउट किया गया था। दूसरी कंडीशन में वो लेट आउट नहीं किया गया था। इन दोनों ही कंडीशन में हम जो इंक्रीज क्या करेंगे ए और बी में? इंक्रीज करेंगे एजुकेशनल और रेसिडेंशियल पर्पज से तो 35% और अदर पर्पज से तो 70%। तो ये इंक्रीज जो है आप तभी कर सकते हो जब जो अकोमोडेशन है उसकी हालत अच्छी हो, वो गुड टेनेबल कम कंडीशन में रह रहा हो। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 का ये कहता है कि यदि अकोमोडेशन आपका सबसेक्शन 1 में भी फॉलो नहीं करता, सबसेक्शन 2 में भी नहीं आता, अब इन दोनों से हटके किसी थर्ड टाइप का अकोमोडेशन है आपका जो इन दोनों ही कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा है, तब ऐसी स्थिति में उसका स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा? तो तब ऐसी स्थिति में उसका स्टैंडर्ड रेंट होगा जो उसके म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में दिखाया गया है, ऐसा रेंट, और प्लस उसमें 15% तक का इंक्रीज किया जाएगा। अब पार्ट बी बोलता है कि ओनली अ पार्ट ऑफ अकोमोडेशन इज सो असेस्ड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एनुअल रेंट फॉर द होल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट प्लस 15% देयर आउट। अब यदि क्या है, किसी अकोमोडेशन का सिर्फ पार्ट जो है उसका अगर आपने फिक्स किया है तो उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो प्रपोर्शन है पूरे अकोमोडेशन का, उस प्रपोर्शन में ही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाएगा और उस पर भी 15% का इंक्रीज किया जा सकता है। अब फिर से यहाँ पे 2 कंडीशन ये आ गई कि यदि उसका कुछ भी म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर में असेस्ड नहीं है या फिर उसके पार्ट का भी कुछ असेसमेंट नहीं है, तब तीसरी कंडीशन क्या होगी? तो तीसरी कंडीशन ये होगी, सबसेक्शन 3C बताता है कि यदि the annual rent calculated with reference to the rent agreed upon between the landlord and the tenant when such accommodation is first let out, and if it has not been so let out to such amount for which it could be let out immediately after the construction was completed। ठीक है, तो यदि उसका
जो एग्रीमेंट हुआ है लैंडलॉर्ड और टेनांट के बीच में कि ऐसा अकोमोडेशन जब पहली बार हम किराए पर लेंगे तो उसका जो भी एग्रीमेंट है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई राशि, और यदि मान लीजिए ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो जैसे ही उस अकोमोडेशन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और उसको जिस अमाउंट में दिया जा सकता था उसको स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि जो एनुअल रेंट है वो हम एक प्रकार से और कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट जो भी है उस टोटल कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट का 603/4% अमाउंट प्लस उस लैंड की जिस पर कंस्ट्रक्शन किया गया उसकी जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में मतलब 3 का सी ए बोलता है कि इन दोनों ही कंडीशन में C1 और C2 की कंडीशन में जो भी अमाउंट लेस होगा उसको स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 8 की ओर। सेक्शन 8 बोलता है लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। तो जहां पे लैंडलॉर्ड ने किसी भी समय इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले बिना टेनांट की अप्रूवल के और या फिर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद टेनांट या रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की रिटर्न परमिशन से कोई खर्चे किए हैं, काय में खर्चे किए हैं, उस अकोमोडेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उस अकोमोडेशन में कुछ एडिशन करने के लिए या उस अकोमोडेशन का कुछ स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए यदि इस एक्ट के लागू होने के पहले आप खर्चे कर रहे हो तो टेनांट की परमिशन हो या ना हो, पर यदि एक्ट के लागू होने के बाद आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस अकोमोडेशन के लिए तो जरूरी है कि आपने रिटर्न परमिशन ले ली हो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की या फिर टेनांट की, और ये एक्सपेंडिचर आपने काय में किया है उस अकोमोडेशन के इम्प्रूवमेंट में, एडिशन में या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन में। और ये जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं ये डेकोरेशन पर्पज से नहीं है, ये रिपेयर जरूरी थी रहने के लिए, उस अकोमोडेशन को यूज होने के लिए नेसेसरी थी ऐसी एक्सपेंडिचर करना। और जो आपने इम्प्रूवमेंट किया या एडिशन किया या अल्ट्रेशन किया उसको ध्यान में रख के आपने रेंट फिक्स नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में एक और चांस आपको दिया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको पर ईयर बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें इम्प्रूवमेंट एडिशन और स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन किया, उसमें आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो आया ही होगा। उस खर्चे को कवर करने के लिए हम स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज को परमिशन दे देंगे। और स्टैंडर्ड रेंट में कितना इंक्रीज कर सकते हैं तो 10% जो उस एनुअल स्टैंडर्ड रेंट होगा उसका 10% से ज़्यादा नहीं फिक्स कर सकते, 10% तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आप 10% इंक्रीज करके स्टैंडर्ड रेंट लोगे तो आपका जो भी कॉस्ट लगा था, जो भी खर्चे आए थे इस इम्प्रूवमेंट एडिशन और स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन को करने के लिए, वो कुछ हद तक के कवर हो जाएंगे। आगे जो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ये बोलता है कि जहां पे लैंडलॉर्ड ने किसी अकोमोडेशन के लिए कोई ऐसा चार्ज फिक्स किया है जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है या फिर जो वाटर कंज्यूम किया गया है उसका चार्ज है, और जनरली ये चार्ज लगाया किसके द्वारा जा रहा है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं या हमारे वाटर बिल आते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि यदि वो लैंडलॉर्ड ने पे कर दिया है। और ऑर्डिनरी कंडीशन क्या थी कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज कर रहा है, टेनांट, और वाटर कौन यूज कर रहा है, टेनांट, तो इसको पे किसको करना चाहिए था, टेनांट को। तो ऐसी स्थिति में यदि लैंडलॉर्ड पे कर रहा है तो वो टेनांट से ये अमाउंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, मतलब लैंडलॉर्ड टेनांट से रिकवर कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यदि उसने कोई बिल पे किया हो या वाटर का कोई बिल पे किया हो तो। पर यदि कोई टैक्स इंक्रीज हुआ है उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में टेनांसी ली जा रही है, मतलब जहाँ किराएदारी की जा रही है उस बिल्डिंग का यदि टैक्स इंक्रीज हुआ है तो ऐसे में जो टैक्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इसका प्रोविजो ये बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी टेनेंट अंडर एन एग्रीमेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू पे फ्रॉम टाइम टू टाइम द अमाउंट ऑफ एनी सच टैक्स एज अफोरसेड। अब मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने कोई एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट में ये बात है कि अगर फ्यूचर में टैक्स बढ़ता है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया टैक्स बढ़ता है तो उस टैक्स को टेनेंट बियर करेगा, और ऐसा एग्रीमेंट उनके ऊपर हो चुका है तो फिर ऐसे एग्रीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा एग्रीमेंट लागू करवाया जा सकता है। ठीक है,
अगला सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 बोलता है नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट है। जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट को इंक्रीज करना चाहता है तो उसे टेनांट को नोटिस देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको किराया बढ़ाना है तो आपको टेनांट को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपके मतलब आपके जो टेनांट को हमने आपको जो अकोमोडेशन दिया उसका स्टैंडर्ड रेंट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और ये नोटिस आपको कितने दिन का देना पड़ेगा? कम से कम 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो उस दिन पहले आपको ये नोटिस देना पड़ेगा कि 30 दिन बाद आपके किराया बढ़ाया जाएगा। अब ये जो नोटिस होगा ये किस प्रकार का होगा? तो ये नोटिस राइटिंग में होगा, इस पे साइन किया जाएगा लैंडलॉर्ड के द्वारा या लैंडलॉर्ड के बिहाफ में कोई और साइन करेगा उसको। अब ये नोटिस किस प्रकार से दिया जा सकता है? तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा सकता है उसमें एक्नॉलेजमेंट लगा के, या फिर पर्सनली टेनांट को डिलीवर किया जा सकता है, या टेनांट की फैमिली के किसी मेंबर को दिया जा सकता है, या टेनांट की सर्वेंट को भी दिया जा सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेनांट के सर्वेंट को भी नोटिस सर्व किया जा सकता है, या फिर उस अकोमोडेशन के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में ये नोटिस लगाया जा सकता है कि 30 दिन के बाद इसका स्टैंडर्ड रेंट बढ़ रहा है या इसका रेंट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमें बोलता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट एक्सेट्रा। अब स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कौन करेगा? तो स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया जाएगा। कब फिक्स किया जाएगा? तो जब लैंडलॉर्ड या टेनांट एक प्रिस्क्राइब मैनर में एप्लीकेशन देंगे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसे RCA भी बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा। अब स्टैंडर्ड रेंट कैसे फिक्स किया जाएगा? तो स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। जैसे सेक्शन 7 में स्टैंडर्ड रेंट क्या होना चाहिए और इंक्रीज करना है यदि उसमें, तो सेक्शन 8 में ग्राउंड दिए हैं, तो उन दोनों ग्राउंड को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड रेंट किसी भी अकोमोडेशन का फिक्स किया जाएगा। सबसेक्शन 2 ये बोलता है in fixing the standard rent of any accommodation or the lawful increase thereof, the rent controlling authority shall fix an amount which appears to it to be reasonable, having regard to the provisions of section 7 or section 8 and the circumstances of the case. जब भी किसी अकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा रहा है या उसमें लॉफुल इंक्रीज किया जा रहा है, तो RCA सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के जितने भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनको देखेगा। अब सबसेक्शन 3 बोलता है इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन part of which has been lawfully sublet, the rent controlling authority may also fix the standard rent of part sublet। मतलब RCA यदि किसी पूरे अकोमोडेशन का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रहा है तो वो अगर उसमें सबटेनांसी भी क्रिएट करनी है उस अकोमोडेशन में, तो उसका जो पार्ट सबटेनांट के रूप में दिया जा रहा है उसके लिए भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है RCA। अब सेक्शन 4 बोलता है कि जहां पर स्टैंडर्ड रेंट को हम सेक्शन 7 या सेक्शन 8 के द्वारा नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, तब RCA क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में RCA उसी सेम सिचुएशन में, उसी सेम लोकेलिटी पे और उन्हीं कंडीशन में जो अकोमोडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए और उस अकोमोडेशन के साथ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, नियर बाय जो अकोमोडेशन सिचुएटेड हैं उनमें क्या फिक्स किया गया है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा। मान लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में किस प्रकार का किराया चलता है दूसरे अकोमोडेशन का, उस अकोमोडेशन के आधार पे हम देखेंगे कि ये वाले अकोमोडेशन में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसका सिचुएशन कैसा है, इसकी लोकेलिटी क्या है, इस अकोमोडेशन की कंडीशन क्या है, और जो लैंडलॉर्ड है वो क्या क्या सुविधाएं देने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रख के RCA स्टैंडर्ड रेंट किसी भी अकोमोडेशन का फिक्स कर सकता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रेंट है सबसेक्शन 5 बोलता है कि स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने के लिए फिक्स किया जाएगा। अब जहां पे जो किराएदारी है वो मंथ टू मंथ है, तो 12 महीने के लिए आपने जो फिक्स किया है उसका जो प्रोपोर्शनेट पार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप मंथ टू मंथ किराया डिसाइड कर लोगे और वो मंथ टू मंथ किराया आपको पे करना पड़ेगा। अब सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने के लिए RCA जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा किसी भी अकोमोडेशन का वो अनफर्निश्ड स्टेट में फिक्स करेगा, है ना। और अनफर्निश्ड स्टेट मतलब पूरा उस मकान की जो स्थिति है या उस अकोमोडेशन की जो स्थिति है वो अनफर्निश्ड
के हिसाब से फिक्स की जाएगी। और फिर यदि उसमें लैंडलॉर्ड ने कुछ फर्नीचर सप्लाई किया है तो फिर उसके चार्ज अलग से फिक्स किए जाएंगे। अनफर्निश्ड स्टेट में ही हम स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करते हैं। उसके बाद फर्नीचर क्या क्या सप्लाई किया लैंडलॉर्ड ने, इस बात को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाएगा। सबसेक्शन 7 क्या बोलता है कि इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ डेट फ्रॉम विच स्टैंडर्ड रेंट सो फिक्स शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट। ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड रेंट आरसीए फिक्स करेगा तो वो उसमें वो डेट बताएगा जिस डेट से वो स्टैंडर्ड रेंट वसूला जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द डेट so specified shall be earlier than 30 days prior to the date of filing of the application for the fixation of the standard rent। और किसी भी स्थिति में आप जिस दिन से स्टैंडर्ड रेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उसके 30 दिन के पहले की डेट से स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं किया जाएगा। मतलब जिस दिन आप फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन आरसीए के पास उसके 30 दिन से पहले की स्थिति का स्टैंडर्ड रेंट नहीं फिक्स किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो डेट आपकी एप्लीकेशन से 30 दिन पहले तक की हो सकती है, इससे और पहले की नहीं हो सकती। सेक्शन 11 है फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। अब यदि कोई एप्लीकेशन आरसीए को दी गई है कि स्टैंडर्ड रेंट आप फिक्स करिए या लॉफुल इंक्रीज करिए और जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में आरसीए क्या करेगा, एक टेम्परेरी इंटरिम ऑर्डर निकाल देगा और उस इंटरिम ऑर्डर में वो फिक्स कर देगा एक स्टैंडर्ड रेंट। और उस इंटरिम रेंट को जब तक आरसीए फाइनल स्टैंडर्ड रेंट या उसमें इंक्रीज डिसाइड नहीं कर देता सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तब तक एज ए इंटरिम रेंट वसूल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।